तो बात करेंगे ये जो रोमन अंपायर जो था इसका क्या रिलेशनशिप इसके साथ, ईरानियन अंपायर के साथ कैसा रिलेशनशिप इनके बीच में रहा। देखो बेटा, ध्यान रखना, जब दो अंपायर्स की बात हो और वो भी जब दो अंपायर्स की बाउंड्री एक दूसरे के साथ लग रही हो, ठीक है, वो अंपायर हमेशा एक दूसरे के राइवल होते हैं, मतलब एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, एक दूसरे के टेरिटरीज को हड़पने की कोशिश करते हैं। ऐसा ही हुआ, जैसे रोमन अंपायर जो था, इन्होंने क्या किया कि ईरानियन अंपायर का कुछ पार्ट जो है उसे छीन लिया, मतलब उस पर कब्जा कर लिया, लड़ाई हुई और वो कब्जा कर लिया रोमन अंपायर की आर्मी ने ईरानियन अंपायर के आधे हिस्से पर। तो कहने का मतलब ये है, ये दोनों अंपायर जो है ये आपस में क्या थे, दे वर द राइवल्स, ठीक है। अब हम अगर रोमन अंपायर की एक्सटेंड की बात करें, बाउंड्रीज की बात करें, रोमन अंपायर कहां कहां तक फैला था, इन शॉर्ट मैं तुम लोगों को तीन चीज, तो एक चीज तो बताई थी कि रोमन अंपायर एक ऐसा अंपायर था जो 3 कॉन्टिनेंट्स पर फैला हुआ था, ठीक है। लेकिन पूरे के पूरे एशिया पे तो उसका रूल नहीं था, पूरे के पूरे अफ्रीका पे तो रूल नहीं कर रहे थे, या पूरे यूरोप पे तो रूल नहीं कर रहे थे, ठीक है। आधा पार्ट एशिया का, आधा पार्ट था अफ्रीका का, आधा पार्ट यूरोप का था। इस तरीके से ये जो अंपायर जो था ये फैला हुआ था। तो सबसे पहली बात जो है, रोमन अंपायर की बात करता हूं। रोमन अंपायर एंड ईरानियन अंपायर, ये एक दूसरे से क्या थे, राइवल्स। ये राइवल एक दूसरे के दुश्मन थे, एक दूसरे के राइवल। अगर हम बात करेंगे कि इनकी बाउंड्री के बारे में, देखो बेटा, जो टाइगर फेवर का जो हमने पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था अबाउट एफुरेट्स एंड टाइगर्स, ये जो दो रिवर जो थे ना, टाइगर्स रिवर वाज एक्चुअली द बाउंड्री बिटवीन द ईरानियन अंपायर एंड रोमन अंपायर, ठीक है, ठीक। टाइगर्स एंड एफुरेट्स, रिवर, ठीक है, where the boundaries between Roman Empire, Roman and Iranian, ठीक। अब हम इसकी बात करेंगे एक्सटेंट ऑफ रोमन एम्पायर, मतलब कहां तक फैला था रोमन एम्पायर, इसका एक्सटेंट ये कितना बड़ा, फ्रांस स्पेन टू सीरिया, देखो फ्रांस स्पेन टू सीरिया, ठीक। उसके बाद मतलब ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट वही वेस्ट, ठीक है, स्पेन टू वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट कहां से भाई, सीरिया टू स्पेन। उसके बाद नॉर्थ टू साउथ की अगर मैं बात करेंगे, नॉर्थ टू साउथ इसका जो था दैट वाज फ्रॉम राइन, राइन रिवर पता है तुम उनको, ये यूरोप में रिवर है, नॉर्थ एंड डेन्यूब, ये दोनों रिवर जो है यूरोप में है, ठीक है। तो मेडिटेरियन,
ये इसका एक्सटेंट मैप के हिसाब से अगर देखें राइन एंड डेन्यूब तो मेडिटेरियन, ठीक है, ईस्ट टू वेस्ट ये सीरिया, ये स्पेन। अगर किसी ने आपसे क्वेश्चन पूछा जो है नॉर्थ इसका एक्सटेंट बताओ, आपको ये बोलना है कि नॉर्थ में ये राइन और डेन्यूब इसकी बाउंड्री थी, ठीक है, नॉर्थ में डेन्यूब इसकी बाउंड्री थी और साउथ में मेडिटेरियन सी था, साउथ में मेडिटेरियन सी था, वेस्ट में स्पेन था। इन कंट्रियों के बीच में जितना भी लैंड था, देखो इन कंट्रियों के बीच में जितना भी लैंड था वो सारा का सारा रोमन एम्पायर था। ठीक, अच्छा जी, अब हम डिफरेंस की बात करेंगे इनके बीच में। देखो समझ में आ रहा है बात? हेलो, सुनाई दे रहा है बेटा? यस सर। दिखाई दे रहा है? नहीं सर, स्क्रीन छोटी आ रही है। थोड़े दिनों की बात है, मैं नया फोन ले लूंगा, फिर फ्रंट कैमरा से दिक्कत नहीं होगी। अब देखो, अब ठीक है? हाँ सर, अब ठीक है। जल्दी से देखो इसको। एक ऋषिराज सिंह जडेजा, इसको क्या काम है इधर? जल्दी से करो यार। डन सर। Now, difference between and डिफरेंस क्या है इनके बीच में, इसको भी याद रखो। इसके बाद हम चैप्टर शुरू करते हैं, ठीक है? सबसे पहली बात है नंबर, ठीक है, जो ईरानी नंबर हम डिफरेंस की बात करेंगे। पहला
The Roman Empire was large. ये सबसे बड़ा था, ठीक है। पहली बात ये स्मॉल वन, ठीक है। दूसरी चीज जो था, it consists, it contained various cultures, societies, ठीक है, religions, ठीक, language, और ये जो था कहते हैं less number of cultures, religions, languages, ठीक है। अब उसके बाद इसकी बात करेंगे। इसका एक्सेंट पता है क्या? It was separated on Asia, Africa, and यूरोप, ठीक है। यहाँ पर it was separated on Central Asia, Arabian Peninsula, Arabian Peninsula, ठीक होनी। इसकी जो पॉपुलेशन यहाँ पे it was ruled by single man, ठीक है। सिंगल मैन हो सकते हैं, सिंगल मैन। और ये जो है it was ruled by Pagans, Parthians, Sasanians, ठीक है। यहाँ पे जो रूल कर रहे थे, पहले पार्थियंस आ गए, फिर ससानियंस आ गए, ठीक। और उसके बाद जो था ये यहाँ की लैंग्वेज की बात करूं मैं, ग्रीक, जो भी ये अपर क्लास वाले लोग होते थे। कौन? अपर क्लास। और जो लेटर था ये कौन होते थे? यहाँ की बात करेंगे एक ही लैंग्वेज में, ये था डिफरेंस इनके बीच, ठीक है। इनके बीच में ये डिफरेंसेस है। आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे ये सबसे बड़ा था और बहुत सारे कल्चर जो मैंने स्टार्टिंग में बताया लेक्चर के स्टार्टिंग में, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, अब कितने तरीके के लोग हैं, कितने कल्चर होंगे, कितने लैंग्वेज होंगी, मतलब दिस वाज अ डाइवर्स, ठीक है। ये तीन कंटिनेंट के ऊपर सेपरेट हुआ था और यहाँ का जो रूलर था एक ही होता था, उसकी कोई डायनेस्टी नहीं होती, उसकी कोई डायनेस्टी नहीं होती, कोई डायनेस्टी नहीं था। यहाँ पे डायनेस्टिक सक्सेशन नहीं था, ना ही डायनेस्टिक रूल चल रहा था,
और यहाँ पे दो लैंग्वेज बोली जाती थी, ग्रीक और लेटिन। ग्रीक लैंग्वेज जो थी वो अपर जो थे वो लोग बोलते थे, और जो लेटिन लैंग्वेज है वो यहाँ के कॉमन लोग बोलते थे। इसी तरीके से ये छोटा सा था अफगानिस्तान, अरबियन पेनिनसुला, ठीक है, सेंट्रल एशिया, इसको इसके इर्द गिर्द ही यहाँ पाया। यहाँ पे कोई लेस नंबर ऑफ कल्चर थे, जैसे अफगानी कल्चर, मुस्लिम कल्चर इज अप्रोक्सीमेटली मतलब यूनिफॉर्म थ्रू ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। हम लोग बैठ के खाना खाते हैं, हम लोग हाथ से खाना खाते हैं, हम लोग कभी स्पून का इस्तेमाल नहीं करते। अगर आप देखेंगे कहीं भी जाओगे, मुस्लिम जितने भी होते हैं, चाहे वो किसी भी कास्ट से बिलोंग करता हो, वो हमेशा नीचे बैठ के खाना पसंद करते हैं, और हाथ से स्पून का इस्तेमाल बहुत कम यूज होता है। दूसरी चीज मुस्लिम्स में यह है कि राइस जो है उनकी डाइट में हमेशा इंक्लूड रहता ही रहता है, प्लस नॉनवेज। ये दोनों चीजें एक मुसलमान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और थ्रू वर्ल्ड आपको ये सारी चीजें देखने को मिलती है। बाकी बनाने का रेसिपी अलग हो सकता है, बनाने का रेसिपी जो है वो अलग हो सकता है, बट कुछ बेसिक चीजें जो कॉमन है वो यही है, ठीक है। जैसे कि हम लोग में कॉमन है, हम लोग हमेशा जब खाना खाते हैं हम लेफ्ट हैंड से पानी पीते हैं, लेफ्ट हैंड से पानी पीते हैं और राइट हैंड से गिलास को सपोर्ट करते हैं। ये हमारा जो है ट्रेंड है थ्रू आउट द वर्ल्ड। कहीं भी मुसलमान जाएगा तो आपको ये चीजें देखने को मिलेंगी, ठीक है। या खाना खाने से पहले जैसे हाथ डालते हैं खाने में तो सबसे पहले ऊपर वाले का नाम लिया जाता है, ठीक है। हम लोग जैसे वर्ड यूज करते हैं बिस्मिल्लाह, ठीक है। तो इसी तरीके से इसका मतलब होता है या अल्लाह तुम्हारा शुक्र, रब्बा तुम्हारा शुक्र, खाने में नसीब कर दिया, आपके नाम से मैं ये खा रहा हूं। अब ये है तो हर कल्चर में है, किसी कल्चर में भगवान का नाम लेकर जाता है, किसी कुछ किसी का कुछ, खैर। लेकिन ये जो वर्ड है ये आपको हर जगह मुसलमानों में मिलेंगे। तो कहने का मतलब ये है, ये जो एरिया था, ईरानियन एरिया जो था, सेंट्रल एशिया, ईरान, अफगानिस्तान, ये जो कंट्री जो थी, ये मुस्लिम वर्ल्ड की ऑलरेडी रह चुके थे, मतलब यहाँ पे इस्लाम फैल चुका था, और यहाँ पे आपको एक कॉमन कल्चर देखने को मिलता था। यहाँ पे कॉमन लैंग्वेज बोल सकते हो देखने को मिलती थी, जैसे कि मैं अफगानी हूँ, मैं पश्तो बोलता हूँ, मेरे घर में पश्तो बोली जाती है ना। हूँ तो मैं कहाँ का, बेसिकली मैं तो हूँ बाहर का। अब यहाँ पे सेटलमेंट हो चुके, मेरे जो इंसेस्टर्स थे वो अफगानिस्तान से आए थे, और वो ट्रेंड अभी भी चल रहा है। तो ईरान में जाओगे वहां पर भी आपको पर्शियन सुनने को मिलेगी, वहां पे आपको हिंदी इंग्लिश ऐसा कुछ नहीं है, वहां पे पर्शियन। इसी तरीके से उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, ये कंट्री जो है ये सारा का सारा ईरानियन अंपायर के अंडर था, ठीक है। ये सारी कंट्रियां जो थी ये ईरानियन अंपायर के अंडर थी, और यहाँ पे कॉमन कल्चर था, होमोजीनियस पॉपुलेशन थी हमारे यहाँ पर, जो कि यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिलती, राइट। नाउ नेक्स्ट थिंग, हियर वाज अ डायनेस्टिक रूल। Dynastic means the Iran was the first ruled by the Parthians. Parthians whom they पता है तुम लोगों को, they were the kind of you say the people who worship क्या बोल सकते हैं उसको, आग की पूजा करने वाले लोग थे। बाद में ये कन्वर्ट हो गए, मुसलमान बन गए फिर बाद में। इसी तरह ससानियन, ठीक है, ससानियन भी मुस्लिम थे, उसमें से फिर कुछ कहते हैं ये क्रिश्चियन था, बट एक्चुअली दे वर द मुस्लिम्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये डायनेस्टी जो है रूल कर रहे थे, इनकी कॉमन लैंग्वेज थी। तो इसको प्लीज आप लिख लीजिएगा, उसके बाद हम जियोग्राफी का नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। नया चैप्टर शुरू तो नहीं करेंगे, जो पहला हमने जो इंडोजेनिक प्रोसेस पढ़ा था, अब हम एक्सोजेनिक प्रोसेस की बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है। चलिए लिख लीजिए इसको। Sir, screen is stuck.
सर लेफ्ट नहीं हुए, सर लॉग आउट हो गए थे खुद ही, वाईफाई का दिक्कत रहता है। हो गया? Yes, sir. चलो ठीक है। अब हम एक्सोजेनिक प्रोसेस की बात करेंगे। क्या? एक्सोजेनिक प्रोसेस की बात करेंगे। अभी तक जो हमने देखा बेटा जियोग्राफी में, हम एंडोजेनिक प्रोसेस पढ़ रहे थे, है ना, ऑरिजिन ऑफ लैंडफॉर्म्स। उसमें हमने देखा अर्थ के अंदर वाले फोर्सेस कैसे चेंज लाते हैं। हमने वॉल्केनो पढ़ा, हमने इसका प्लेट टेक्टोनिक पढ़ा, हमने फोल्ड माउंटेन के बारे में पढ़ा, ब्लॉक माउंटेन के बारे में पढ़ा। ये सारी चीजें जो है ना, ये जमीन के नीचे जो फोर्सेस काम कर रहे हैं उसकी वजह से हुआ। बट कुछ फोर्सेस जो है जो अर्थ के क्रस्ट के ऊपर भी काम करते हैं, जो अर्थ के क्रस्ट के ऊपर, जैसे एयर है, वाटर है ना, वेदरिंग है, टेम्परेचर है, ये जो चीजें हैं ये अर्थ के क्रस्ट के ऊपर काम करती हैं, जिसके कारण नए लैंड फॉर्म्स बनते हैं। इसमें हमें एक्सोजेनिक प्रोसेस में हमने सबसे पहले 2-3 चीजें याद रखनी है। वेदरिंग क्या होती है, उसके बाद हमें देखना है कि भाई इरोजन क्या होता है, उसके बाद मास मूवमेंट क्या होता है। समझ में आया? वेदरिंग क्या होती है, इरोजन क्या होता है और मास मूवमेंट क्या होता है। ये पहले इन चीजों के बारे में आपको समझना जरूरी है। उसके बाद हम वन बाय वन उसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, चलिए। एक्सोजेनिक प्रोसेस, एक्सोजेनिक, ठीक है, मतलब ये है कि एक्सोजेनिक का मतलब होता है ऑन द क्रस्ट, ऑन दैट क्रस्ट। लेकिन आपके ऊपर क्या था, कौन सी फोर्स काम कर रहे हैं ऑन द क्रस्ट, ठीक, सरफेस के ऊपर कौन सी फोर्स रहती है जो लैंड फॉर्म में चेंज लाती है, जो लैंड फॉर्म में चेंजेस लाती हैं। स्क्रीन ब्लर हो गई है, स्क्रीन ब्लर है। हेलो सर। आप ठीक है? Yes, sir. हाँ सर, अब ठीक है। आप ठीक है? Yes, sir. Yes, हो गया sir. ना? चलिए। अर्थ के क्रस्ट के ऊपर कौन कौन से काम करते हैं, ठीक है? देखो बेटा, अर्थ के क्रस्ट के ऊपर क्या क्या चीजें होती है। सबसे पहली बात है वेदरिंग होती है। क्या होती है? वेदरिंग। वेदरिंग का मतलब क्या होता है, जरा मुझे बोलेंगे। उसके बाद होता है Break down of rock. इरोजन के बाद होता है मास मूवमेंट। Sir, body is blurred. कोई बंदा मुझे इस चीज को बारे में बताएगा ये क्या होती है? जो सर, मुझे screen इन चीजों के बारे में blur भी बताएगा आ रहा है। Sir, screen उसको मैं blurred. एग्जाम में क्या दे दूं? Stuck 1 हो नंबर गई है एक्स्ट्रा दे screen. दूंगा। चलो बताओ वेदरिंग क्या होती है। सबसे पहले नेहल बोलेगी। Sir, बोल नेहल बेटा, वेदरिंग क्या होती है?
Sir, screen is set. चलो बेटा बताओ। नेहाल, चल मेरा बच्चा बता, वेदरिंग का मतलब क्या होता है? नेहाल बेटा जल्दी से बोलो ना बेटा, टाइम वेस्ट नहीं करने का होता है ना। चलो बताओ। सर नेवल नहीं है गूगल से क्लास। देखने के She is not तू present. कनक कनक बेटा, यस सर। चलो मेरा बच्चा बता, वेदरिंग का मतलब क्या होता है? वेदरिंग में रॉक ब्रेक डाउन हो जाते हैं। ओके ठीक है। नेहाल तो भाग गई। केतवी तुम्हें पता है? जमीला, मिलोनी, किसी को पता है वेदरिंग का क्या एग्जैक्ट मतलब होता है? देखो मैं समझाता हूँ। Sir, sir, बोलो बोलो। हाँ weathering मतलब breaking down of rock naturally. General process जो होता है ये तो rock सबको breaking पता का. है। ये क्या है? ये प्रोसेस है, कौन सा प्रोसेस है? एक्टिव है या स्टैटिक है? ये तो पता है ब्रेकिंग डाउन आप। ठीक है, वेल डन, आपने सही कोशिश की। लेकिन इससे ज्यादा वेदरिंग का कुछ और होता है। मतलब तो यही है इसका, लेकिन इसमें जो है कुछ और चीजें भी इंपॉर्टेंट होती हैं बेटा। ठीक है, 11th में पढ़ रहे हैं हम लोग, आप लोग सॉरी, और आप लोगों को थोड़ा नॉलेज डेप्थ होनी चाहिए इसके बारे में। ठीक है, चलिए हम वही बात करेंगे। वेदरिंग का मतलब होता है मेंटल ऑफ रॉक। ठीक है, डिसमेंटल ऑफ रॉक। ये जो है स्टैटिक प्रोसेस। क्या है ये स्टैटिक प्रोसेस है। क्या बोला मैं? ये स्टैटिक प्रोसेस है। इसमें जो पार्टिकल्स होती हैं उसका डिस्प्लेसमेंट नहीं होता। नो displacement of particles। अब उसको समझते हैं। ठीक है, समझ में आए? अब तो समझते हैं कैसे, क्या मतलब इसका। देखो बेटा, ये रॉक है, ठीक है, ये रॉक है, ये इमेज टूट जाएगी। जहां पर ये खड़ी थी और यहीं से ये पीस हो जाएगा। ये मटेरियल यहां से इधर नहीं जाएगा। समझ में? जब रॉक अपनी ही जगह पे टूट के बिखर जाती है, समझ में आ रहा ना? जब रॉक अपनी ही जगह पे टूट के बिखर जाती है या पीस पीस हो जाती है, और उसी को हम वेदरिंग कहते हैं। तो मतलब ये स्टैटिक प्रोसेस है। ये स्टैटिक है, एक बार हो गया तो हो गया, ये एक्टिव प्रोसेस नहीं है। और यहाँ पे ये जो मटीरियल है, जब पत्थर के टूट गया ना, जहां पर इधर ही इसका जो है मटीरियल यहीं पे गिर गया, यहां तक इसको वेदरिंग कहते हैं। समझ में आई बात? इसी को वेदरिंग कहते हैं। ठीक है, रॉक का टूटना, ठीक है, तो टूटना और रॉक का अपनी जगह पे टूटना, जहां पे वो थी वहीं पे टूट के मतलब टूट जाना, उसको हम वेदरिंग कहते हैं। ठीक है, ये एक्टिव प्रोसेस नहीं है और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट नहीं होता। मतलब ये पार्टिकल्स उधर इधर नहीं मूव करते, ये जहां पे थे, जहां पे ये बने हैं ये वहीं पे रहेंगे। ठीक है, अब इरोजन की बात करेंगे। ठीक, इरोजन में क्या होता है? इरोजन इज द एक्टिव प्रोसेस। ठीक है, इट इज एक्टिव प्रोसेस क्योंकि इसमें बहुत सारे एजेंट्स काम करते हैं। इरोजन का मतलब होता है जब ये जो ये मटीरियल है ये क्या होगा? मूव करेगा। ये कैसे मूव करेगा? वाटर के द्वारा मूव करेगा, विंड के द्वारा मूव करेगा।
इरोजन बोलते हैं। अब हम उसको ये लिखते हैं कि स्क्रीन बहुत स्टक हो रही है। क्या हुआ बेटा, बोलो। सर बार बार स्क्रीन स्टक हो रही है। बेटा नेटवर्क में दिक्कत हो रही है अभी, शायद अभी ठीक है। यस सर, अभी ठीक है, पर जब आप पढ़ा रहे हो तो बार बार स्टक हो रही है। अच्छा अच्छा ठीक है, आवाज आ रही है ना क्लियर? यस सर, आवाज आ रही है। इसलिए मैं बोर्ड पे लिखता हूँ बेटा, जो मैंने चीजें बोली वो मैं बोर्ड पे लिखता हूँ, ताकि तुम्हें अगर मेरी वॉइस ब्रेक हो जाती है या स्टक हो जाती है तो तुम लोग उसको पढ़ के तुम्हें समझ में आ जाएगा। ये तो वजह है, मैं हिस्ट्री में भी बोर्ड यूज करता हूँ, यही है और कोई रीजन नहीं है। ठीक है, इसमें क्या होता है, मटीरियल is transported or displaced. Displaced by wind या water. ठीक है, वेदर म्यूजियम इसको बोलते हैं। जब वेदर मटीरियल, मतलब ये वाला मटीरियल जो है, जब ये डिस्प्लेस होता है वेट और वाटर की वजह से, समझ में आया? ये जो प्रोसेस है एक एक्टिव प्रोसेस, ठीक है। इसमें एजेंट्स काम करते हैं, ठीक है। एजेंट्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इरोजन। Agents play important role in erosion. एजेंट्स को कुछ है विंड एंड वाटर। अब उसके बाद मास की बात करेंगे। मास मूवमेंट जो है ना बेटा, ये ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करते हैं। यहाँ ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होता है। मास मूवमेंट क्या है, ठीक है। It is falling down now, falling down of material, ठीक है, material due to gravitational force, ठीक। Falling down of material due to their gravitational force, उसको हम मास मूवमेंट कहते हैं। अब ये कैसे होता है, अभी सुनो। देखो इसमें ये है, सपोज ये एक क्या है, एक माउंटेन है, यहां से मूव करेगा इधर, मटीरियल जब यहां से नीचे आता है, ठीक है। ये कैसे आएगा, ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स फॉलिंग डाउन ऑफ मटीरियल। जब ऊपर से नीचे मटीरियल आएगा, बहुत सारा मटीरियल जब आता है, इसमें लैंडस्लाइड्स, एवलांचेस, सारे एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन इट, ठीक है। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होता है, इसी को हम मास मूवमेंट कहते हैं। अब इनको हम वन बाय वन जो है एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम वेदरिंग की बात करेंगे। वेदरिंग की बहुत वजह से होती है। पत्थर का टूटना ये जो है बहुत इसके पीछे बहुत रीजन है जिसके कारण ये हो जाता है, ठीक है। पहले इसको लिखो बेटा, इसको लिखो, जल्दी से लिखो, उसके बाद हम इसको वन बाय वन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। जल्दी से लिखो इसको।
सर डन। हाँ बच्चों, हो गया? हेलो, आई डोंट, क्या है? डन सर। बेटा मैं पूजा मैम के पास था, वहां पे उन्होंने बुलाया था, इसलिए मैं ये नहीं पढ़ पाया। ठीक है, अभी आप दूसरे लेक्चर में आ जाना 12:10 पे। ठीक है, 12:10 पे आ जाना। ठीक है, चलो टाटा बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।